नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर इको शास्त्र की एक और नई वीडियो लेकर आप सभी के सामने आज हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि नेशनल इनकम के फर्स्ट वीडियो को आप सभी का इतना सारा प्यार मिला। सिर्फ आप ही की वजह से ये सब संभव हो सकता है। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स हम लोगों को एनकरेज करते रहते हैं कि हम बेटर से बेटर वीडियोस बनाएं। मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं, आसान शब्दों में आपको समझा सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। तो अपना प्यार इसी प्रकार से बनाते रहिए। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को समझाया था कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज द वैल्यू एडेड मेथड, जिसे आप प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। The second method is the income method, that is also known as the factors payment method. And the third method, that is known as the expenditure method. Let's start with the first method, and the name of the method is the product method or the value added method. Now, what is the meaning of the product method? In this method, we are talking about the production side. एज अ प्रोड्यूसर नेशनल इनकम किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, उसी को नाम दिया जाता है प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं। द नेम इज द वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने ये सवाल है कि वैल्यू एडेड का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय producer, firm or industry in the production process. तो ध्यान से देखिए, वैल्यू एडेड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वैल्यू एडेड का सबसे सिंपल मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन का मतलब एज अ प्रोड्यूसर आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी को हम यहाँ पर नाम देते हैं, दैट इज अ वैल्यू एडेड। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोड्यूसर, फर्म और इंडस्ट्री। यहाँ पर मैं मेंशन करने के लिए जा रहा हूं कि हम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करें। वो एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल सेक्टर हो सकता है, वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, बाय द प्रोडक्शन फेज वी हैव 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। वन इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। तो ईच सेक्टर जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा दैट इज नोन एज द वैल्यू एडिशन बाय द फर्म। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान दीजिए, इस मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने एक डेफिनेशन यहां पर मेंशन किया और मैंने लिखा, इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो अगर आप इस डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करें तो आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट वन, इन दिस मेथड अगर आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द मनी वैल्यू ऑफ, मनी वैल्यू जिसे हम मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर मेंशन किया मनी वैल्यू, किस चीज की मनी वैल्यू, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो थ्योरी के सेक्शन में हम डीप में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं सबसे आसान शब्दों में आपको बता देता हूं, फाइनल गुड्स का मतलब होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब जो आपके यूज करने के लायक हो चुका है, दैट इज अ फाइनल गुड। लेट्स सपोज कीजिए कि मुझे बिस्किट खाना है, और बिस्किट खाना है तो वो बिस्किट किस तरीके से बना मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स कि एक प्रोड्यूसर ने व्हीट को कन्वर्ट किया होगा फ्लोर के अंदर, फ्लोर को कन्वर्ट किया होगा बिस्किट के अंदर। लेकिन आपके लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट बिस्किट। तो हम यहाँ पर बात करें फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स का मतलब जो बनकर तैयार हो चुका है, दैट मीन्स द फिनिश गुड्स इज नोन एज द फाइनल गुड्स। प्रोड्यूस तो आप जानते हैं, हम प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो हम प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। और कहां पर प्रोड्यूस होगा, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल इनकम हम ईच ईयर फाइंड आउट करते हैं,
दैट्स व्हाई दिस ईयर हमारी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी मनी वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। सो ऑलवेज रिमेंबर नेशनल इनकम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि वैल्यू एडेड हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो वैल्यू एडेड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है एंड द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो आपने बनाया। आउटपुट इज द आउटकम ऑफ अ फर्म एंड सेम ऑर्डर में उसे बनाने में आपने जितने पैसे लगाए दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ इनपुट, जिसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। सो आई रिपीट अगेन द फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए तो आपके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको समझाया था वैल्यू एडेड का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब दैट इज द सिंपल टर्म्स आपने अभी किया था, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट्स का मतलब क्या होता है, तो दैट मीन्स द एक्सपेंडिचर on purchase of intermediate goods or non-factor inputs। So remember value of output जो आपने बनाया उसकी वैल्यू क्या है, और वैल्यू ऑफ इनपुट उसे बनाने में आपने जो एक्सपेंडिचर किया उस एक्सपेंडिचर को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। देखिए अगर आप नाम से सिंप्लीफाई करें तो बहुत आसान है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है, इंटर का मतलब प्रोसेस के दौरान। तो किसी भी चीज को जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में जितना आपने एक्सपेंडिचर किया दैट एक्सपेंडिचर इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और द नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं, व्हाट इज द नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स को छोड़कर बाकी सब कुछ आपके लिए नॉन फैक्टर है, और आपको समझाने की कोई खास जरूरत नहीं है। वी हैव द 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों को छोड़कर जो भी हमारे पास होगा उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो इन नॉन फैक्टर्स के ऊपर आपने जो एक्सपेंडिचर किया दैट इज नोन एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज हम एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। अब जो ये कंपनी फर्नीचर बना रही है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वुड। दैट मीन्स कि ये कहीं से वुड परचेज करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। आपने का प्रोसेस का मतलब क्या है, आप उसे कट करेंगे, आप उसे शेप देंगे जिस तरीके का फर्नीचर आप बनाना चाहते हैं, आप उसमें नट्स का यूज करेंगे, आप उसे पेंट करेंगे, आप उसे मार्केटाइज करने के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्नीचर। तो मैं यहां पर आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। तो ध्यान दीजिए, हमने वुड खरीदा और वुड को हमने प्रोसेस किया, और उस प्रोसेस करने के बाद वो फर्नीचर बनकर तैयार हो गया। तो फर्नीचर इज अ फाइनल गुड जो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने आपको समझाया था फाइनल का मतलब फिनिश, जो बन चुका है। तो फर्नीचर हमारे लिए बनके तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड द फाइनल गुड। इन द सेम ऑर्डर इसे बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत थी, वुड की, दैट इज योर रॉ मटेरियल। एंड इवन आपने उसमें और कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज किया होगा जो हमारे प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, वुड को जब हमने प्रोसेस किया तो वो फर्नीचर बनकर तैयार हो गया। तो जब तक वो अंडर द प्रोसेस है, अंडर द प्रोसेस का मतलब जब तक वो फर्नीचर नहीं बना, यानी कि ये पूरा एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दैट मीन्स कि इस पूरे प्रोसेस में आपने जितने पैसे खर्च किए उसी पैसे को बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन अ सिंपल वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हैं कि जब तक ये गुड प्रोसेस में है तब तक ये इंटरमीडिएट गुड है,
पर जैसे ही इसने प्रोसेस को क्रॉस कर लिया, मतलब ये फिनिश हो चुका है, तो इसे हमने नाम दिया फाइनल गुड्स। तो हमेशा नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करते हैं, वी कैन नॉट काउंट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रिमेंबर। ठीक है, चलिए जी, तो मैं आपको इस फॉर्मूले से समझाता हूं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसी फॉर्मूला को यूज करें और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया, तो मेरे लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय आउटपुट, तो माय आउटपुट इज द फर्नीचर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, 1,50,000 रुपीज। इसमें से आपको माइनस करना है वैल्यू ऑफ इनपुट, और इनपुट इसे बनाने में आपने जिसको यूज किया, हमारे पास अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने वुड को यूज किया है, एंड व्हाट इज द मेन कॉस्ट ऑफ द वुड, दैट इज द 1 लाख रुपी। तो यहां पर आपका इनपुट कितना है, 1 लाख। दैट मीन्स कि आपने प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट किया, तो आप कह सकते हैं जी 50,000 इज माय कंट्रीब्यूशन। यानी कि 1 लाख की चीजों को जब मैंने प्रोसेस किया तो मैं उसे 1,50,000 का आउटकम बना चुका हूं, सो द माय कंट्रीब्यूशन इज 50,000 रुपीज। तो अभी आपने किया कि अगर हमें वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैं आपको इसी को सिस्टमैटिक ऑर्डर से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझाने के लिए जा रहा हूं। तो द फर्स्ट वन, वैल्यू एडिड को आप सिस्टमैटिक तरीके से एक और नाम से लिख सकते हैं, और इसे नाम दिया जाता है GVAMP। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GVAMP? एज यू नो, G stands for the gross, VA stands for the value added. So this one is the gross value added at the market price. The formula is same, value of output minus intermediate consumption. तो अभी हमने वैल्यू एडिशन जिसे कहा था उसी को GVAMP लिखा जाता है। तो GVAMP मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन बाय अ फर्म और अ सेक्टर। तो जब एक सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज द GVAMP ऑफ दैट सेक्टर। लेकिन अगर हम एंटायर नेशन के वैल्यू एडिशन को सम करना चाहते हैं तो क्या करें? तो जब आप एंटायर नेशन के वैल्यू एडिशन को सम करेंगे, सो द वैल्यू इज GDPMP। And as you know, the full form of the GDPMP, gross domestic product at the market price. तो मैंने लिखा GDPMP is the total value addition by an economy. Remember guys, GVAMP एक सिंगल फॉर्म की बात करते हैं, GDPMP एंटायर नेशन की बात करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा सिग्मा GVAMP। आप जानते हैं स्टैट्स के अकॉर्डिंग दिस वन इज द सिग्मा, सिग्मा का मतलब एडिशन। चलिए, तो अब एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो किस तरीके से आएंगे? क्या हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर आप देखिए, मैंने लिखा कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। पहले आप ये समझिए आउटपुट होता क्या है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर जो मैंने प्रोड्यूस किया, दैट इज माय आउटपुट। अब आपको रटना नहीं है। आप सोचिए कि अगर आप एक फार्मर हैं तो आप अपने आउटपुट का क्या करते हैं। तो मान लीजिए आप एक राइस के प्रोड्यूसर हैं। तो अगर आप एक राइस के प्रोड्यूसर हैं तो या तो राइस का आपका मेन पर्पस है उसे सेल करना, तो द फर्स्ट पर्पस इज द सेल। द सेकेंड पर्पस, अगर कुछ बचेगा तो वो हमारा स्टॉक हो जाएगा जिसे हम नेक्स्ट टाइम बेचेंगे, दैट मीन्स द चेंज इन स्टॉक। एंड द लास्ट पार्ट, मेरी फैमिली कंजम्पशन में भी मुझे राइस की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स जिसे हम बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। आई रिपीट अगेन, एज अ फार्मर अगर हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो वी हैव द थ्री मेन पर्पसेस। द फर्स्ट मेन पर्पस इज द सेल्स, जो हम बेचेंगे, जो बच जाएगा दैट इज द चेंज इन स्टॉक, और कुछ पोर्शन है जो हमेशा हमारी फैमिली के काम आता है, तो दैट इज नोन एज द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। आपने कहा इम्प्यूटेड का मतलब क्या होता है? इम्प्यूटेड इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। इसे मैं एक और नाम से बुला सकता हूं, दैट इज अ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो प्रोडक्शन आपने खुद के लिए किया, दैट इज दिस वन।
ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको तीन चीजों को सम करना है। रिपीट अगेन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पहले मैंने बेचा, फिर मैंने रखा और लास्ट में मैंने खाया। तो बेचा प्लस रखा प्लस खाया, दैट इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट इन अ सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स ना गिवन हो तो यू कैन कैलकुलेट द सेल्स बाय अ सिंपल फॉर्मूला। आप यहां पर प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड के साथ। तो रिमेंबर, अगर हमें सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, हमें प्राइस को मल्टीप्लाई करना है विद द क्वांटिटी सोल्ड। जितनी भी यूनिट को आपने सेल किया उसे उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स। मान लीजिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है, फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है। आप ये सोचिए कि आपने सेल्स कहां पर किया, तो या तो मैंने सेल किया होगा इंडिया के अंदर या तो मैंने सेल किया होगा आउटसाइड इंडिया। तो सेल्स को मैं टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकता हूं। वन इज द डोमेस्टिक सेल्स एंड द सेकेंड वन इज द फॉरेन सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स, जो सेल्स आप इंडिया में कर रहे हो, और फॉरेन सेल्स जो आपने अब्रॉड किया, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सपोर्ट्स। तो आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सेल्स ना दिया जाए तो यू कैन कैलकुलेट सेल्स बाय एडिंग डोमेस्टिक सेल्स एंड द एक्सपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक जो आपने इंडिया में सेल किया और एक्सपोर्ट जो आपने फॉरेन में सेल किया, दोनों का सम आपका टोटल सेल्स आ जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये इंफॉर्मेशन भी नहीं देता, आप कहते हैं जी हम तो फिर भी निकालेंगे। अब आप ये सोचिए कि डोमेस्टिक सेल्स आपने कहां पर किया, तो इंडिया के अंदर किया, और किसको किया, तो वी हैव द थ्री सेक्टर जिसको मैं सेल करूंगा। द फर्स्ट वन यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखेगा, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द सेल्स टू हाउस होल्ड। HH स्टैंड्स फॉर द हाउस होल्ड एंड द NPI का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हें आपने सेल किया होगा। तो द फर्स्ट वन इज द सेल्स टू द हाउस होल्ड एंड द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। सेकेंड वन, सेल्स टू द फर्म। एक फर्म ने दूसरे फर्म को भी सेल किया होगा। एंड द थर्ड वन, सेल्स टू द गवर्नमेंट। तो इंडिया में आप तीन लोगों को सेल्स करते हैं। फर्स्ट वन हाउस होल्ड, द सेकेंड वन फर्म, द थर्ड वन इज द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से सेल्स आएगा। मैं सेल्स आपको एक बार फिर से समझाता हूं। अगर हमारे पास सेल्स ना दिया जाए तो द फर्स्ट वन, आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड से। अगर ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो आप डोमेस्टिक सेल्स में ऐड कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स को। और अगर डोमेस्टिक सेल्स की इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो या तो हमने हाउस होल्ड को सेल किया, फर्म को किया और गवर्नमेंट को किया। आप इन तीनों सेल्स को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास डोमेस्टिक सेल्स आएगा। इसमें आप एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सेल्स आएगा। इट इज नॉट अ टफ कॉन्सेप्ट। देखिए, नेशनल इनकम सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, और वो माइंड में होगा थ्रू द प्रैक्टिस। आपको बस अपने आप से क्वेश्चन पुट करना है और आंसर देखिए अपने आप क्रिएट होगा। ठीक है, मैं एट द एंड ऑफ द कंपोनेंट्स एक बार फिर से समझाऊंगा। द सेकेंड वन इज द चेंज इन स्टॉक। यहां पर मैंने डेल्टा यूज किया हुआ है और आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। सो द चेंज इन स्टॉक, इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, इस साल के लास्ट में आपके पास जो बचेगा दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड। तो याद रखिएगा, मैंने लिखा स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, जो बचा वो क्लोजिंग है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब ये साल शुरू हुआ था तो हमारे पास जितना था दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। तो आपने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक को आपने प्लस किया, ओपनिंग को माइनस क्यों किया? आप ये सोचिए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो इस साल के बिगिनिंग में हमारे पास था। तो जो बिगिनिंग में हमारे पास था उसका प्रोडक्शन कब हुआ था? लास्ट ईयर। और हमें किस साल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है? इस साल की। तो हम लास्ट ईयर की वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस। दैट मींस ओपनिंग स्टॉक इज माइनस। ठीक है, सो आई रिपीट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर एग्जामिनर वैल्यू ऑफ आउटपुट देता है मेरा सारा काम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो हमें क्या करना है? तीन चीजों को ऐड करना है। आप सोचिए आउटपुट का क्या किया, या तो सेल्स किया, या तो स्टॉक रखा, या तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इजी है, चेंज इन स्टॉक इजी है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नाउ सेल्स कैसे निकालें? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, या तो प्राइस को मल्टीप्लाई करूं क्वांटिटी सोल्ड से, वो भी नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है।
या तो मैंने डोमेस्टिक सेल्स किया होगा या तो मैंने एक्सपोर्ट्स किया होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दिया तो या तो मैंने हाउस होल्ड को किया या तो फर्म को किया या तो गवर्नमेंट को, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, अल्टीमेटली आपको यहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए कोशिशें आपको करनी है। एग्जामिनर आपको जिस लेवल पर गिराता है उससे उठकर वापस आपको यहीं पर आना है, दैट इज योर एम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक और चीज, अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना चाहते हैं तो इसे निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वी कैन मल्टीप्लाई प्राइस विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो जितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके प्राइस से, तो आपके पास डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एग्जामिनर क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बना सकता है। अगर उसने क्वांटिटी प्रोड्यूस बोला तो हम प्राइस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में क्वांटिटी सोल्ड बोला तो हम सिर्फ सेल्स निकाल पाएंगे। मतलब काम अभी अधूरा है, आपको चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट गाइस, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब कि जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं उस प्रोसेस में जो पैसा खर्च होगा, दैट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज लाइक अ परचेसेस। तो हमने परचेस कहां से किया, खुद से सवाल पूछिए, दो जगह से, या तो इंडिया या तो आउटसाइड इंडिया। तो मैंने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक परचेज, द सेकंड वन इज द फॉरेन परचेज। फॉरेन से जो आप परचेज करेंगे दैट इज योर इंपोर्ट। डोमेस्टिक परचेज क्या है, जो आपने इंडिया में खरीदा होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मैंने आपको फर्नीचर का एग्जांपल दिया था, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज द वुड। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एंड आप यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर छोटे मोटे खर्चे और हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको नट्स का एग्जांपल दिया था, हमने पेंट का एग्जांपल लिया था, तो दीज आर द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, लाइक द पावर हो गया, फ्यूल हो गया, एटसेट्रा। इन शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इनको छोड़कर जो भी एक्सपेंडिचर होगा दैट इज कॉल्ड द आईसी, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आईसी को हम किसी और नाम से भी बुला सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में सम ऑफ द टाइम ये नाम भी गिवन होता है। तो आपको इसी से क्लियर हो जाना चाहिए कि आईसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो द फर्स्ट नेम ऑफ द आईसी इज द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। आप जानते हैं सारे इनपुट्स की वैल्यू इज द आईसी। सेकेंड वन इज द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स। ध्यान से समझिए, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मींस टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया एंड इवन द आउटसाइड इंडिया, एंड द अदर इनपुट्स जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो भी आप इसके अंदर लेकर आएंगे। नाउ द लास्ट वन एंड दैट इज नोन एज द सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज का मतलब जिसे हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल आप सिर्फ एक बार यूज करते हैं, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता, तो दैट इज नोन एज द सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो आपके पास आएगा। तो आप इस तरीके से इसे मेंशन कर सकते हैं।